वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम चर्चा करेंगे अम्ल व क्षारकों की जलीय विलयन में अभिक्रिया पर, या जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक जो हैं किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जल में अम्ल या क्षारक किसी के भी घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो अत्यंत बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सॉरी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है इस अभिक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल जल की उपस्थिति में अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जलीय विलयन के अंदर किस तरह से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे हैं, देखिए जैसे अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जलीय विलयन में पानी के साथ अभिक्रिया करके और H3O एक प्लस ये बना लिया इसमें, दूसरा Cl माइनस ये बना लिया। कौन सा आयन उत्पन्न किया, H3O हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि हाइड्रोजन आयन जो है, H+ आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, और यही कारण है कि ये जल के अणुओं के साथ में मिलकर के
पर इनकी खासियत क्या है कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ में मिलकर के रह सकते हैं। तो इसलिए जो हाइड्रोजन का जो ये आयन है H+, ये जल के अणु के साथ में संपर्क करके H+ जो है ये जल के अणु H2O के साथ में संपर्क करके क्या बना देता है, H3O। ठीक है। इसलिए जब भी कभी हम अम्लों के आयनों की बात करते हैं या उनके प्रदर्शन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन को हम या तो H+ से प्रदर्शित करते हैं या फिर हम H3O+ यानी हाइड्रोनियम इससे भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये तो हुई अम्ल वाली बात। अब बात करेंगे क्षारक की। हमने देखा कि क्षारक जो है जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्साइड का OH- का ये चिन्ह जिसका सिंबल होता है। ठीक है। अब एक बात और बता दें इसके अंदर हम कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। जितने भी बेसेस हैं वो सब के सब जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, उनको क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। अंग्रेजी में एल्केल्स, ALKALIS, क्षार या एल्केल्स। ठीक है। अब इस तरह से जल के अंदर क्षारक जो है हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है। ये देखते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, इसको हमने सॉलिड था, उसको हमने जल में मिलाया, जल की उपस्थिति में, ये H2O ये जल में मिलाया, ये मान लीजिए। तो एक तो सोडियम आयन प्लस वाला सोडियम, और दूसरा OH आयन, ये जल में OH आयन उत्पन्न कर दिया इसने। ठीक है। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पोटेशियम का चिन्ह जो होता है वो K होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये भी जल के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ये माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन पैदा कर रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि अम्ल जो है जल में मिलकर के और हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं, जबकि क्षारक जो है जल में मिलकर के OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यहां पर हम एक खास शब्द पर चर्चा करेंगे, वो है तनुकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तनुकरण या डाइल्यूशन क्या होता है? जल में अम्ल या क्षारक के मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जब भी हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, तो अगर अम्ल मिलाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन पैदा करेंगे, और क्षार मिलाएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH पैदा करेंगे। तो इनकी जो सांद्रता होती है, यानी इनकी जो गाढ़ापन होता है, इनकी जो आयनों की जो संख्या होती है, उसके अंदर अगर जल में हम मिला देते हैं तो निश्चित तौर पर कमी आएगी, प्रति इकाई आयतन में कमी आएगी, और इसको हम तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, हल्कापन कहते हैं। ठीक है। यानी तनुकरण या डाइल्यूशन क्या है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में
जो आयन वो पैदा करते हैं उनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, और इस प्रक्रिया को हम तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अम्ल व क्षारकों के विलयनों की प्रबलता की माप पर, यानी स्केल फॉर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गनेस। अम्ल या क्षारक कितना ज्यादा प्रबल है, अम्ल या क्षारक की जो विलयन है वो कितना ज्यादा प्रबल है, उसका जो सॉल्यूशन है एसिड या बेस का वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको मापने के लिए जिस स्केल का, जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पीएच पैमाना या पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी विलयन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर उपस्थित आयनों की सांद्रता बताता है। पीएच स्केल क्या करता है, किसी विलयन में, किसी विलयन में मौजूद आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी विलयन के अंदर मौजूद आयनों की सांद्रता का पता लगाता है, के बारे में हमें जानकारी देता है। किसी विलयन में दो प्रकार के आयन मौजूद हो सकते हैं, या तो वो हाइड्रोजन आयन होंगे या फिर वो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, OH माइनस होंगे। ठीक है, अब ये जो पीएच है इसके अंदर पी क्या है, पी एक इंडिकेटर है, सूचक है। पीएच इसके अंदर पी एक इंडिकेटर है जो कि शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शक्ति का। पी एक सूचक है जो कि शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो पी है ये जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, जर्मनी भाषा का वो शब्द है पुसांग, पुसांग। ये जो पुसांग शब्द से लिया गया है इस पी को, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है शक्ति। ठीक है, अब हम पीएच स्केल के बारे में बता दें तो हमें ये तो मालूम चल चुका है कि पीएच जो स्केल है वो हमें किसी भी विलयन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता की जानकारी देता है। अब पीएच स्केल के अंदर क्या है, जीरो से लेकर के और 14 तक अंक अंकित हैं, 0 से लेकर 14 तक, 0, 1, 2, इस तरह से जैसे अपने स्केल के अंदर अंकित होते हैं उस तरह से। यहाँ पर खास बात यह है, उसका जो उदासीन बिंदु है यानी न्यूट्रल बिंदु है, बीच वाला जो बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच वाला, वो है 7, न्यूट्रल बिंदु। ये जो 7 है, 7 ये किसी भी उदासीन विलयन को बताता है। कोई भी सॉल्यूशन 7 बताता है कि यहाँ पर इस स्थिति में अगर कोई है तो वो विलयन उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है, ना तो उस विलयन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मौजूद है और ना ही उस विलयन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। ठीक है, अब 7 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं यानी बाईं ओर चलते हैं, यानी कम 7 से नीचे की ओर चलते हैं, तो अम्लता बढ़ती हुई चली जाती है, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या या सांद्रता बढ़ती हुई चली जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ चला जाता है 7 से नीचे जाने पर। और 7 से ऊपर जाने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है।
इसमें जो सफ़ेद हिस्सा है, चित्र के अंदर जो सफ़ेद हिस्सा दे रखा है, ये हाइड्रोक्साइड आयनों को बता रहा है, जबकि ये जो नीले रंग का जो हिस्सा दे रखा है, ये हाइड्रोजन आयनों को बता रहा है। तो जब हम 7 से आगे की तरफ, राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें साफ नजर आ रहा है कि नीला हिस्सा लगातार कम हो रहा है और सफ़ेद हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता लगातार बढ़ती जा रही है और हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होती जा रही है। यानी 7 से अगर ऊपर कोई भी पीएच मान दे रखा है, इसका मतलब वो क्षारकीय है, वो हाइड्रोक्साइड आयनों को बता रहा है और वो विलयन क्षारकीय प्रकृति का है, बेसिक प्रकृति का है। ठीक है। इसी तरह से अगर 7 से नीचे कोई मान जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो विलयन है, वो जो सॉल्यूशन है, वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है। तो कुल मिला के पीएच स्केल जो है, किसी भी विलयन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन हो, उसमें मौजूद हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की जो सांद्रता है, यानी कि जो सघनता है, उसको उसकी माप बताता है। और इसके अंदर 0 से 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं। 7 का जो अंक है, ये इसका उदासीन बिंदु होता है। 7 के ऊपर ना तो कोई विलयन सॉल्यूशन जो होता है वो उदासीन कहलाता है, ना तो वो उस समय अम्लीय होता है, ना क्षारकीय होता है। 7 से ऊपर बढ़ने पर, 7 से 14 की ओर बढ़ने पर जो विलयन जो है वो क्षारकीय बन जाता है, यानी उसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। और 7 से नीचे जाने पर, नीचे की ओर जाने पर जो है, जो विलयन है वो अम्लीय होता चला जाता है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यहाँ हम ये तो समझ चुके हैं कि अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, या विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर जल के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करना जो है, आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, यानी अगर जल के अंदर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल है, तो ऐसी स्थिति में उस अम्ल को हम कहते हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। और इसी तरह से यदि किसी जलीय विलयन के अंदर कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाला कोई अम्ल मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज्यादा है, और अगर हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम पैदा कर पा रहा है, कम उत्पन्न कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स। ठीक है। अब हम कुछ याद रखने योग्य पीएच मानों को पर चर्चा करेंगे। कुछ याद रखने लायक पीएच के जो मान हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे अगर हम बात करें शुद्ध जल की, अगर कोई हमसे ये पूछे कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, जवाब है 7। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। इसका मतलब शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। यहीं पर हम आपको ये बात भी बता दें कि जो साधारण नमक होता है, तो हम घरों में यूज करते हैं साधारण नमक, इस साधारण नमक का पीएच जो होता है वो भी 7 ही होता है। यानी साधारण नमक भी उदासीन होता है, ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारकीय होता है। शुद्ध जल भी ना तो अम्लीय होता है, ना क्षारकीय होता है। ठीक है। अगर हम बात करें मानव के रक्त की, ब्लड की, तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, इसका पीएच होता है, रक्त का पीएच होता है 7.4। 7.4 यानी 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। 7 से ज्यादा होने का मतलब क्या होता है
कि ये थोड़ा सा क्षारकीय होता है, क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारकीय बेस प्रकृति इसकी होती है क्षारकीय। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें ताजे दूध की, गाय या भैंस का जो ताजा दूध है उसकी अगर हम बात करें तो ताजा दूध जो होता है उसका जो पीएच होता है वो होता है 6। इसका मतलब ये है कि जो ताजा दूध है वो कुछ अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से कम अगर कोई पीएच का मान आ रहा है इसका मतलब उसमें अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है। क्योंकि ताजे दूध का जो पीएच है उसका मान 6 है, इसका मतलब जो ताज़ा दूध है वो कुछ अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जठर रस की, जो हमारा जठर रस होता है, जो हमारे पाचन में, इसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं, जो हमारे पाचन में काम आता है, ये जठर रस जो है इसको हम जठर रस या अंग्रेजी में इसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। इसका पीएच होता है 1.2। हमारा जो नींबू का रस होता है, नींबू बड़ा अम्लीय होता है, इसलिए नींबू का रस जो होता है उसका जो पीएच होता है वो होता है 2.2। जठर रस का हो गया 1.2। इसका मतलब ये कि जठर रस जो होता है वो नींबू से भी ज़्यादा खट्टा होता है। हमारे जो पेट के अंदर जो पाचन में काम आता है गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस हमारे नींबू से भी काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है, क्योंकि नींबू का पीएच जहाँ पर 2.2 आता है वहीं पर जठर रस का पीएच 1.2 ही है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पीएच होता है वो होता है 10। क्षारकीय प्रकृति का होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को एसिडिटी की शिकायत हो जाती है तो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि एसिडिटी यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, और अम्ल की मात्रा को उदासीन करना है तो हमें क्षार की मात्रा लेनी चाहिए। क्षार कौन सा लेना चाहिए? अच्छा क्षार लेना चाहिए। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक विशेष प्रकार का क्षार है जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसी तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की बात करें, NaOH, इसके विलयन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है इसका जो पीएच होता है वो 14 होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा क्षारकीय होता है। ठीक है। यानी हम ये बात समझ गए कि पीएच स्केल के अंदर जो 7 पीएच अगर आता है उसका मतलब तो रहता है कि वो चीज़ उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना क्षारकीय है। अगर 7 से ज़्यादा आता है इसका मतलब वो क्षारकीय हो रही है, उसकी नेचर बेस की मात्रा ज़्यादा आ रही है। और अगर 7 से कम है इसका मतलब एसिड की मात्रा बढ़ रही है, वो अम्लीय बनती जा रही है वो चीज़। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे दैनिक जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर पीएच के महत्व पर। दैनिक जीवन में पीएच जो स्केल है इसका क्या महत्व है? देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का ज़बरदस्त महत्व है। अगर हम मानव शरीर की बात करें, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर जो है
वो पीएच 7 से लेकर के और पीएच 7.8 तक ही काम कर सकता है। यानी अगर हम परास की बात करें या एक सीमा की बात करें, तो मानव का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो पीएच 7 से लेकर के 7.8 तक ही काम कर सकता है, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, तो पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? अगर पीएच कम हो जाए हमारे शरीर का तो हम जीवित नहीं रह सकते, या ज्यादा हो जाए तो भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, जिस प्रकार मानव शरीर का एक विशेष प्रकार का पीएच परास है, ठीक इसी प्रकार के पौधे जो होते हैं इनको भी एक निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। इसलिए मिट्टी का भी एक निश्चित पीएच का परास होता है। और जब भी कभी फसल उत्पादन की बात आती है, तो जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो मिट्टी की जांच की बात करते हैं, और मिट्टी की जांच के अंदर वो पीएच की भी उसकी जांच करते हैं कि वहाँ की मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। इसलिए और उस निर्णय के आधार पर, उस पीएच के फैसले के आधार पर उसको सुझाव दिए जाते हैं किसान को कि उसको किस तरह का खाद का या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें पीएच की और उसमें हमारे पाचन तंत्र की, तो हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में एक खास बात है कि हमारा जो पेट है, हमारा जो ये पेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका उत्पादक है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक प्रकार की फैक्ट्री है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा होता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारे पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन को पचाने में सहायक है। ठीक है, कभी कभी जब अपच की स्थिति हो जाती है, अपच हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और ठीक है, एसिड तो एसिड है, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे को पेट में दर्द या जलन महसूस हो सकती है। और जब हमें ऐसी शिकायत होती है पेट में एसिडिटी की, जलन की, है अपच की जो शिकायत होती है, जब हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है, तो हमें, क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ी है, इसलिए जरूरी है कि अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए कोई अम्ल विरोधी चीज लाई जाए, एंटी एसिड के रूप में कोई चीज लाई जाए। तो एंटी एसिड के रूप में हम क्षारक का इस्तेमाल करते हैं। क्षारक किसका? क्षारक का इस्तेमाल करते हैं। क्षारक कौन सा क्षारक लेते हैं? अभी अभी हमने बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, जिसका पीएच हमने बताया था 10, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको लेते ही ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारक है, ये HCl को जो है अम्ल जो है उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, और हमें राहत मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें पीएच की, हमारे दांतों के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है पीएच का। दांतों का जो क्षरण होता है, दांत टूटने की, जो अपने आप ही झड़ने की जो समस्या होती है, ये पीएच से बड़ी संबंधित है। देखिए, हमारे दांतों में, हमारे जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, अगर इसमें कोई ये पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है हमारे दांतों का एनामल। यानी दांत के ऊपर जो ये कैल्शियम की विशेष किस्म की जो परत होती है, इसको एनामल बोलते हैं। तो हमारे दांतों का जो एनामल होता है, ये हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और ये फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? एनामल कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर के जो ये दांत होते हैं, दांतों का जो एनामल होता है,
ये दांतों का एनामल कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। और हम आपको बता दें कि हमारा जो मुंह है इसका भी एक निश्चित पीएच होना चाहिए। अगर हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए, से कम हो जाए, 5.5 से कम नहीं होना चाहिए हमारा। अगर मान लो 5.5 से कम हो जाता है पीएच का मान हमारे मुंह का, किसी भी कारण से, कारण क्या क्या हो सकते हैं, 5.5 से कम हो रहा है पीएच का मान, इसका मतलब अम्लता बढ़ रही है दांतों में। अब दांतों में अम्लता क्यों बढ़ी, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दांत साफ ढंग से नहीं करते हैं तो दांतों के जो अंदर जो खाद्य के जो कण होते हैं ये कीटाणुओं से मिलकर के ये सड़ते हैं और सड़ करके ये अम्लता बढ़ाते हैं, एसिड इसके अंदर बढ़ाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हमारे जो दांत का जो हमारे जो मुंह का जो पीएच है उसका मान कम हो जाता है। पीएच का मान कम होने से क्या होता है, अम्लता बढ़ जाती है। और अम्लता बढ़ने पर क्या होता है कि दांतों का जो एनामल है ये भी अपनी शक्ति मतलब इसकी शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगती है और ये संक्षारित होने लग जाता है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर हमें इसको रोकना है तो हमें क्या करना होता है कि दांतों को साफ रखना चाहिए। पहली चीज़, दांतों में अम्लता नहीं बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात कि क्षार की प्रकृति का, बेस वाली जो नेचर का जो पेस्ट है, मंजन है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें और कि पशु और पौधे जो होते हैं ये भी आत्मरक्षा के लिए पीएच के आधार पर ही कुछ एसिड क्रिएट करते हैं। जैसे हम बात करें मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो होती है ये जो डंक मारती है, इसका जो डंक होता है उस डंक के अंदर एक प्रकार का एसिड होता है, अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। तो मधुमक्खी के डंक में एक प्रकार का एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही हमारे डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड की वजह से, इस अम्ल की वजह से हमारे को काफ़ी दर्द और जलन महसूस होती है। और इसका जो उपचार अगर हम करना चाहें, क्योंकि अम्ल हमारे शरीर में आया है, तो उसके उपचार करने के लिए हमें बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। बेकिंग सोडा क्योंकि एक प्रकार का क्षार है और क्षार हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें अगर कभी भी मधुमक्खी काट ले और उसका जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल जो है मधुमक्खी के डंक का, वो हमारे शरीर में चला जाए तो उस स्थान पर हमारे को थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। Na यानी सोडियम, H यानी हाइड्रोजन, CO3 यानी कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमें अपने प्रभावित अंग पर लगा लेना चाहिए, इससे हमें राहत मिलती है। इसी तरह से ये तो बात हुई मधुमक्खी की। अगर हम बात करें पौधे की, तो एक पौधा होता है नेटल। नेटल ये पौधा होता है, इस पौधे के ऊपर क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर क्या होते हैं कि बालों के जैसे, डंक जैसे, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है ना, इस तरह के छोटे 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 बाल होते हैं नेटल के पौधे के ऊपर। और ये जब नेटल का कोई भी पौधे का ये पत्ती वाला जो ये बाल है, ये हमारे शरीर के अंदर टच होता है, ये हमारे शरीर पे लगता है,
तो वो एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है? वो है मैथेनाइक। कौन सा अम्ल छोड़ता है? मैथेनाइक। ये जो मैथेनाइक अम्ल जब वो छोड़ता है, हमारे शरीर में ये मैथेनाइक अम्ल जाता है नेटल के पौधे का, तो हमारा काफी जबरदस्त दर्द होता है। और इसकी खास बात यह है कि जब ये जो इसका उपचार अगर हमें खोजना हो, तो इस पौधे के आसपास ही एक विशेष किस्म का पौधा, इस पौधे का नाम है डाक। कि डाक का पौधा जो होता है, अगर हमें आसपास मिल जाए, तो डाक के पौधे को पीस, इसकी पत्तियों को पीस करके, रगड़ करके हम इसको लगा लें, तो हमें उस दर्द में राहत मिल जाती है। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि मानव के और पौधों के और जंतुओं के, इन सभी के जीवन में पीएच का काफ़ी महत्व है, और पीएच के आधार पर ही हम काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे याद रखने योग्य प्रमुख अम्लों और उनके स्रोतों पर। देखिए, कुछ याद रखने योग्य अम्ल हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे एसिटिक अम्ल, एक अम्ल का हम बार बार में कई जगह इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये जो एसिटिक अम्ल होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? सिरका। सिरका होता है ना, सिरका, उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका को अंग्रेजी में बोलते हैं विंजर, VINEGAR, विंजर, सिरका। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से हम बात करें नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, नींबू और संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बता सकते हैं? देखिए, नींबू और संतरा के अंदर अम्ल पाया जाता है सिट्रिक। कौन सा? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है, नींबू और संतरा में। इसी तरह हम बात करें इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा जवाब होगा टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? इमली के अंदर। ठीक है। अगर हमारे से पूछे कोई कि बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर भी खट्टे होते हैं ना, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लिखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल। ये थोड़ा ध्यान से याद रखने वाली चीज है, टमाटर वाला। ऑक्सैलिक, 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 टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। इसी तरह से कोई हमसे पूछे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे को घर में जो चींटी होती है, चींटी काट लेती है और हमारा बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है। अब आप बता सकते हैं कि चींटी के काटने पर जो दर्द होता है, आखिर चींटी ऐसा क्या करती है? दरअसल चींटी भी एक प्रकार का अम्ल छोड़ती है। कौन सा अम्ल छोड़ती है? जो नेटल के पौधे में था, वो कौन सा अम्ल था? मैथेनाइक।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मैथेनाइक मैथेनाइक अम्ल होता है। जो नेटल के पौधे में होता है ना, वही मैथेनाइक अम्ल चींटी के डंक में भी होता है। और इसी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा उसमें अनकम्फर्ट फील होता है, असुविधा फील होती है, दर्द महसूस होता है। तो ये तो बात हुई हमारे कुछ महत्वपूर्ण याद रखने योग्य अम्लों और उनके स्रोतों के बारे में। ये हमें निश्चित तौर पर याद होने ही चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे साधारण नमक और उससे निर्मित पदार्थों पर। साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl इसका फार्मूला होता है और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है, Na सोडियम का प्रतीक है, Cl क्लोराइड का है, सोडियम क्लोराइड। NaCl साधारण नमक, जिसको हम घर में खाने में यूज में लेते हैं। तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड आखिर बनता कैसे है? देखिए, सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, HCl से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl प्लस पानी, H2, पानी बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसकी HCl से अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें NaCl यानी हमारा साधारण नमक ये प्राप्त होता है और साथ में पानी थोड़ा सा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। अब साधारण नमक से बहुत से पदार्थ निर्मित होते हैं। हम 4-5 पदार्थों के बारे में, 4 पदार्थों के बारे में खासतौर पर इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बना है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस से बनाना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस से बनाना हो तो क्या करना होता है? तो पहला उत्पाद जो है साधारण नमक से बनने वाला, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है? हम क्या करते हैं कि NaCl जो हमारा साधारण नमक है, उसका विलयन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लेते हैं और उसका विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम NaCl का यानी साधारण नमक का यानी सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करें तो इस अभिक्रिया को वैसे जो सोडियम सोडियम क्लोराइड है, इसके विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार। क्लोर क्षार, ठीक है। अगर हम क्लोर क्षार क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे आपको। अगर हम साधारण नमक के विलयन का सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन करें तो उस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार कहते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं। देखिए, हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया और इस जलीय विलयन की हमने विद्युत अपघटन कर रहे हैं, H2O विद्युत अपघटन कर रहे हैं। इसका मतलब पानी की उपस्थिति में हो रहा है विद्युत अपघटन। ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज हमें क्लोरीन प्राप्त हो रही है और तीसरी चीज हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब यहां पर मालूम चलेगा क्लोर क्षार क्यों कहते हैं इस अभिक्रिया को। कुल मिलाकर के ये है कि सोडियम क्लोराइड का अगर हम विद्युत अपघटन करें तो हमें तीन पदार्थ प्राप्त होते हैं।
एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, एक क्लोरीन Cl2 और एक हाइड्रोजन। क्लोर क्षार इस प्रक्रिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे एक तो क्लोरीन प्राप्त होती है, और क्षार इसलिए कहते हैं, क्लोर का तो क्लोरीन प्राप्त हो रही है इसलिए क्लोर बोल रहे हैं। क्षार क्षार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षारक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है इसलिए तो बोल रहे हैं क्षार। तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्लोर क्षार। यानी हमें याद रखने योग्य बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करें तो हमें 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। ठीक है। क्लोरीन जो होती है वो एनोड पर, एनोड यानी प्लस पर क्या आपको कौन सी गैस आएगी? क्लोरीन। और माइनस पे कौन सी जाएगी? कैथोड के ऊपर क्लोरीन होगी, इसके ऊपर प्लस की तरफ। माइनस की तरफ कौन सी होगी? हाइड्रोजन। माइनस की तरफ हाइड्रोजन इकट्ठी होती है और प्लस की तरफ यानी एनोड की तरफ क्लोरीन Cl2 प्लस की ओर और हाइड्रोजन माइनस की ओर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, इसका जो निर्माण होता है वो भी कैथोड पर ही होता है, यानी प्लस की तरफ होता है। कैथोड का मतलब माइनस की तरफ होता है। ठीक। अब हम चर्चा करेंगे साधारण नमक से बने दूसरे पदार्थ पर, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। हम जानते हैं कि जब हमने सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया था तो हमें कौन सी गैस प्राप्त हुई थी? 3 चीजें प्राप्त हुई थी ना भाई। एक तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? देखिए, NaOH प्राप्त हुआ, एक क्लोरीन Cl2 प्राप्त हुई थी, और तीसरी हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी। ठीक है। अब ये जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई है NaCl के विद्युत अपघटन से, इस क्लोरीन गैस को की अभिक्रिया हम कराते हैं बुझे हुए चूने से। किससे? बुझे चूने से, शुष्क बुझे हुए चूने से। ठीक है। यानी उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने अभिक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है Cl2 प्लस CaOH2 ये बन जाता है कैल्शियम CaOCl2, ये तो बन गया विरंजक चूर्ण, और ये हो गया पानी H2O। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2। ये याद रखने योग्य चीज है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। और बता दें विरंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। साधारण नमक का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसमें से जो क्लोरीन गैस जो निकलती है, इस क्लोरीन गैस की हम अभिक्रिया कराते हैं बुझे हुए चूने से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद में ये जो क्लोरीन है ये एक तो विरंजक चूर्ण बनाता है और पानी बनाता है। विरंजक चूर्ण जो होता है इसके कई उपयोग होते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग जो होता है इसमें काफ़ी उपयोग होता है इसका। कागज़ की फैक्ट्रियों में इसका ब्लीचिंग पाउडर का काफ़ी उपयोग में आता है। लॉन्ड्री जहाँ पे कपड़ों की धुलाई होती है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का काफ़ी इस्तेमाल होता है।
और बहुत से जो रासायनिक उद्योग होते हैं इनके अंदर भी उपचायक के रूप में, उपचायक यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के रूप में उपचयन की प्रक्रिया के अंदर इसका काम आता है। तो ऑक्सीडाइज के रूप में इसका उपयोग होता है, उपचायक के रूप में होता है। और इसके अलावा पानी को रोगाणुओं से मुक्त करना हो तब भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे घरों में जब पानी आता है तो इसके अंदर की जो जल विभाग के जो लोग होते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर काफ़ी उपयोगी चीज़ है। साधारण नमक के उपयोग से बनने वाला तीसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है सोडियम का Na आ गया, हाइड्रोजन का H आ गया और कार्बोनेट का CO3 आ गया। तो NaHCO3 ये बेकिंग सोडे का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है। बेकिंग सोडे का जो निर्माण होता है वो साधारण नमक से होता है, NaCl से होता है। इसका सूत्र आप लिख सकते हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस NH3, इन सबको अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है NH4Cl NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से साधारण नमक से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और NH3 से मिलकर के ये बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। और जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके कई उपयोग हैं। एक तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने के अंदर। इसमें बेकिंग पाउडर बनाने में हम पकौड़े वकड़े खाते हैं ना, तो इनको खस्ता बनाने के लिए या किसी चीज़ को जल्दी पकाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा है इसका, कभी कभी पेट में जो अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो एंटी एसिड के रूप में, यानी अम्ल को मारने वाले के रूप में, एंटी एसिड के रूप में पेट में अम्लता या एसिडिटी जब हो जाती है तो उसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी के टाइम पर। और जो ये आग बुझाने के यंत्र होते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, इनके अंदर भी अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडे का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अग्निशामक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साधारण नमक यानी NaCl से निर्मित चौथा महत्वपूर्ण पदार्थ है वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर जल के अणु शामिल होते हैं 10H2O। ठीक है। वॉशिंग सोडे या कपड़े धोने का सूत्र क्या हो गया? Na2CO3। अब वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा ये बनता कैसे है? ये तो मालूम चल गया कि हमें NaCl से बनता है, लेकिन आखिर बनता कैसे है? बनने के लिए हम बता दें आपको
कि जो बेकिंग सोडा होता है, कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बेकिंग सोडा पहले बताया था ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका सूत्र हमने बताया था आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इसको गर्म कराया जाता है और इसको गर्म करने के बाद में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हमने सोडियम कार्बोनेट को, सबसे पहले बेकिंग सोडा गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में सोडियम जो कार्बोनेट प्राप्त होता है हमारे को, जो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको प्राप्त कर दिया किया, और उसको वापस से इसको इसका क्रिस्टलीकरण किया गया, तो इससे कपड़े धोने का सोडा होता है, यानी इसमें जल का प्लस प्लस किया 10H2O, तो ये कपड़े धोने का सोडा बना Na2CO3.10H2O, यानी वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का जो सोडा जो है, इसको प्राप्त NaCl से किया जाता है, साधारण नमक से किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि बेकिंग सोडा जो होता है उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद में जो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उस सोडियम कार्बोनेट को हम वापस से क्रिस्टलीकरण करते हैं उसका, और क्रिस्टलीकरण करने के बाद में हमें वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट जो है, कपड़े जो अपना कपड़े धोने का सोडा है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम कांच जो बनाने का उद्योग होता है, कांच ग्लास इंडस्ट्री जो होती है, इसके अंदर काम आता है, साबुन के अंदर काम आता ही आता है कपड़े धोने में, और कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो सोडियम के यौगिक होते हैं, बोरेक्स वगैरह, इसके अंदर भी कपड़े धोने का सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घर के साफ सफाई के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट यानी कपड़े धोने का सोडे का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम में और इस्तेमाल होता है, वो है कठोर जल के, कोई भी जो जल है, जो कठोर जल है, उसकी कठोरता हटाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी कठोर जल है तो उसकी अगर कोई कठोरता हटानी है तो सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने के सोडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे क्रिस्टलन के जल और क्रिस्टलन जल वाले कुछ लवणों के ऊपर। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? देखिए, लवण के कोई भी साल्ट है, उसके एक सूत्र इकाई में, एक यूनिट के अंदर जल के जितने भी अणु हैं, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल का जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कोई भी लवण हो, उसके एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर जल के जितने भी अणु हैं उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब क्रिस्टलन जल वाले दो लवणों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एक लवण है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये जो लवण है उसको लिखते हैं CuSO4, CuSO4। इसके अंदर क्रिस्टलन जल के 5 अणु, 5H2O, 5 अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के। इसी तरह से दूसरा लवण है जिप्सम, जिप्सम, इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट,
जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसके अंदर क्रिस्टलन जल के दो अणु होते हैं। जिप्सम का सूत्र याद रखने वाला है। कभी जिप्सम का सूत्र कोई पूछे तो CaSO4 जिप्सम का सूत्र आता है। डॉट लगा करके 2H2O भी अंकित कर दें। अब हम चर्चा करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जब हम जिप्सम को, जिप्सम का फार्मूला हमारा होता है Ca कैल्शियम सल्फेट, इसमें दो अणु पानी के, ये जिप्सम है। जिप्सम को हम 373 केल्विन पर, के का मतलब केल्विन टेम्परेचर का मात्रक है ये। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जिप्सम में जो जल के अणु होते हैं ये त्याग दिए जाते हैं और जिप्सम क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट क्यों है, अर्ध हाइड्रेट मतलब आधा, पानी का आधा अणु H2O, पानी का आधा अणु H2O ये बनाता है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में पानी का आधा अणु है, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब भी हम जल मिलाते हैं, अगर हम इसमें जल मिला दें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और वापस से कठोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए अस्पतालों में जब हमारे हड्डी को जोड़ने में काम में लेते हैं, इसको प्लास्टर चढ़ता है ना, तो वो जिप्सम का होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का सूत्र भी ध्यान रखें आप। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र तो मालूम है ही, CaSO4। अर्ध हाइड्रेट का मतलब है आधा, और हाइड्रेट H2O आधा पानी का अणु। ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र के साथ ही हमारा ये जो अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट, ये संपूर्ण हो जाता है। हम फिर मिलेंगे अगले लेसन में।